गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम आपको पता है, ये सीधे मृदा विक्रिया। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आपके अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया। अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन ये पढ़ रहे थे अपन। इसके अंदर अपन ने शुरू किया था आपके मृदा अभिक्रिया के अंदर अपन ने बात कर ली थी आपके इस चैप्टर से संबंधित, जिसके अंदर पीएच के बारे में कल की क्लास में बात की थी, पिछली क्लास में कि पीएच से संबंधित बातें की थी, जिसके अंदर अपन ने शुरू किया था कि पीएच से संबंधित कि मृदा उदासीन विलयन उदासीन कब रहता है, विलयन आपके अम्लीय कब रहेगा और विलयन आपके क्षारीय कब रहेगा, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। जैसे पीएच स्केल की कल एक बार वापस 2 मिनट में बता दे रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है पीएच स्केल आपके, है ना। पीएच स्केल के अंदर अपन ने शुरू किया था कि मृदा अभिक्रिया पीएच स्केल क्या होती है, विलयन की अम्लता एवं क्षारीयता को मापने के लिए काम आती है ना, अम्लता एवं क्षारीयता को मापने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है 0 से लेकर 14 तक मापांक लिखा हुआ होता है। जीरो से लेकर 14 तक मापांक लिखा हुआ होता है। तो इसी मापांक के अंदर क्या होता है 0 से लेकर 7 के मध्य पे क्या होती है विलयन आपके अम्लता को दर्शाता है, इसको अम्लता को दर्शाता है, और 7 से लेकर 14 के बीच में विलयन क्षारीयता को दर्शाता है, और प्रॉपर 7 पे उदासीन होता है। ये अपन ने बात कर ली थी। इस तरफ पे क्या होती है प्लस साइन की सांद्रता बढ़ती है, और इस तरफ जाते हैं तो OH माइनस साइन की सांद्रता बढ़ती है। ये आपके पीएच स्केल की बात अपन ने कर ली थी, अम्लता क्षारीयता और इसके अलावा उदासीनता के बारे में, ये पिछली क्लास में बात कर ली थी। इसके अलावा अपन ने एक और बात की थी कि जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि मृदा के अंदर पीएच स्केल हो गया, इसके अंदर अपन ने और बात की कि कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय, अभी भी क्या 1-2 नंबर का इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझ में आना जरूरी है कि अपन को इस प्रकार से भी मिल जाता है क्वेश्चन, जिसके अंदर आता है कि जैसे आपको 4 पीएच मापांक दी थी, कौन सा ज्यादा अम्लीय है, जैसे आपको दे दिया 1.5, 3.5, 5 और 6, इसको आपको क्या दिया जाए, क्या है अम्लता का, इसको आपको दे दिया जाए 4.5 दे दिया, ये आपको 2 दे दिया, ठीक है, ये आपको 2 दे दिया और ये आपको 6.5 दे दिया। अब आपको गए कि अम्लता का बढ़ता, अम्लता को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये 4 विलयन दिए हुए 4, 1.5, 4.5, 2 और 6.5, इनको आप अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए या फिर व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि अम्लता किसकी ज़्यादा होगी। जैसे 7 नंबर पे उदासीन होता है, अपन इस तरफ चलेंगे तो अम्लता का क्रम क्या होगा, बढ़ेगा, और इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा आपके क्षारीयता का क्रम बढ़ेगा। ये अपन को पता है, क्षारीयता बढ़ती है और इस तरफ क्या बढ़ती है आपकी अम्लता बढ़ती है, ये ध्यान रखें आप। तो अम्लता और क्षारीयता बढ़ती है तो इसका सही क्या हो जाएगा, आपके मापांक अम्लता को बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा विलयन है आपके 1.5, ठीक है, उससे कम अम्लीय सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो इससे कम अम्लीय कौन सा होगा आपके, इससे कम होगा आपके 2, फिर इससे कम आपके 4.5 और इससे कम क्या हो जाएगा आपके 6.5। इस प्रकार से ये आपके अम्लता का बढ़ता क्रम है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा विलयन है, सबसे ज्यादा अम्लीय, और सबसे कम अम्लीय कौन सा हो जाएगा कि सबसे कम अम्लीय। तो इस प्रकार से भी 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि 4 आपको विलयन के मापांक दे दिए जाते हैं, इनको अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में अगर क्वेश्चन गए, चलो एक क्षारीयता का भी कर लेते हैं, ये तो हो गया अम्लता का।
एक क्षारीयता का अगर हम बात करें तो क्षारीयता के अंदर क्या हो जाएगा आपके, क्षारीयता के अंदर आपके जैसे क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर आपको दे दिया 13.5, फिर इसके अलावा दे दिया आपको 7.5, इसके अलावा दे दिया 9, और इसके अलावा दे दिया आपको 11। अब आपको कहे कि इनको आप बढ़ते हुए क्रम में, क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में समझाइए। लिखिए क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखने का कहें तो क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा आपकी, क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, जिसका पीएच ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय था। सबसे ज़्यादा पीएच किसका आपके 17.5, उससे कम क्या है आपके 11, उससे कम क्या है आपके 9, और उससे कम क्या है आपके 7.5। तो ये आपके किसका हो गया आपके क्षारीयता का। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय तो ये हो गया आपके सबसे ज़्यादा क्षारीय। इसके अलावा सबसे कम क्षारीय 7.5 है ना, सबसे कम क्षारीय। ये हो गए आपके अम्लता के बढ़ते हुए क्रम और क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम। ये तो हो गया आपके आप पीएच मान और उसकी अम्लता और क्षारीयता के बारे में। अब अपन इसके आगे बात करें अम्लता और क्षारीयता के आगे, जिसके अंदर होगा आपके कि विलयन का प्रतिशत बेस संतृप्ति है ना। प्रतिशत बेस संतृप्ति इस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा तो है प्रतिशत बेस संतृप्ति के बारे में, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली है प्रतिशत बेस संतृप्ति के अंदर। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे कर दे रहा, अध्याय नंबर 5 चल रहा है अपने। अब अपने टॉपिक शुरू करते हैं। अपन पीएच के आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर है जो अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हमने कि प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या पढ़ा था, प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति, जिसके अंदर अपन ने शुरू किया था कि प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या आती है। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा अपने, 4th चैप्टर आयन विनिमय के अंदर, इसके अंदर भी और पढ़ लेते हैं प्रतिशत बेस संतृप्ति कि विलयन के अंदर जो विनिमयशील भस्म होती है, तो जैसे कोलाइडी सतह है, कोई मृदा की सतह है, इस कोलाइडी कण है, इसके ऊपर अगर कोई विनिमयशील भस्म, अब विनिमयशील भस्म किसे कहेंगे, पहले 30 शब्द बताना जिसके अंदर आपके नाम काम आएगा विनिमयशील भस्म। अब विनिमयशील भस्म किसे कहेंगे, विनिमयशील भस्म इसको कहेंगे जो आदान प्रदान योग्य, क्या हो आपके, जो आपके आदान प्रदान योग्य धनायन, इनको अपन क्या कहेंगे, विनिमयशील भस्म कहेंगे। अगली बात समझ में, आदान प्रदान योग्य धनायन होते हैं उनको अपन विनिमयशील भस्म कहते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी परिभाषा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि विनिमयशील इसकी परिभाषा क्या रहेगी आपके मृदा के विलयन की। देखिए आप, जैसे अगर कोलाइडी सतह पर, मृदा की कोलाइडी सतह के विनिमयशील भस्म, कोलोइडी सतह के विनिमय, कोलोइडी सतह के विनिमयशील भस्म, कोलोइडी सतह के विनिमयशील भस्म तथा विनिमयशील भस्म तथा अधिशोषित, मतलब उसके ऊपर जो एब्जॉर्ब किए हुए हैं आयन, अधिशोषित हाइड्रोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम, अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के अपेक्षित अनुपातों को, अपेक्षित अनुपातों को क्या कहेंगे आपके, अपेक्षित अनुपातों को प्रतिशत बेस
संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या समझें कि कोलॉइड सतह पर विनिमयशील भस्म, विनिमयशील भस्म के बारे में बताया मैंने, आदान प्रदान योग्य धनायन, धनायनों का तथा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन तथा एल्यूमिनियम आयन Al3+ आयन, इन आयनों के आपेक्षिक अनुपात, दूसरे धनायन और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है आपके ये, इनका अनुपात ही आपके ये होगा, क्या होगी, प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहेंगे। अब प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान किस प्रकार से पता चलता है अपन को, प्रतिशत बेस संतृप्ति की अधिकता पर क्या होता है, देखो जैसे अपन बात करें, ये तो अभी बात पूरी बात समझ में कि विनिमयशील भस्म मतलब धनायनों तथा हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों के अनुपातों को अपन क्या कहेंगे, आपके हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के आयनों के आपेक्षिक अनुपातों को अपन कहेंगे आपके, एक तरफ तो आपके धनायन, विनिमयशील धनायन, उसके अलावा H+ आयन या फिर एल्यूमिनियम आयन, इनके अनुपात को अपन कहेंगे, इनके अनुपात को कहेंगे प्रतिशत बेस संतृप्ति कहेंगे। ये ध्यान रखें, आप प्रतिशत बेस संतृप्ति कहेंगे। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि प्रतिशत बेस संतृप्ति का परिवर्तन कैसे होता है। अगर मृदा में क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान अगर 100, प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान अगर आपके कितना है, 100 के लगभग है, कितने 100 के लगभग है या फिर इससे ज़्यादा है, तो विलियन क्या होगा आपके, तो विलियन प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कितना 100 है, तो वह विलियन क्या होगा आपके, विलियन होगा आपके उदासीन या फिर उदासीन या हल्का क्षारीय होगा। क्या होगा, हल्का क्षारीय होगा। ये ध्यान रखें आप कि मृदा के अंदर क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कितना 100 है, तो वो विलियन क्या होगा आपके, वो विलियन होगा आपके, या तो प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कितना 100 है, तो वो विलियन उदासीन होगा या फिर हल्का क्षारीय होगा। अम्लीय कब होगा, जब क्या होगा, 100 से प्रतिशत बेस का मान क्या होगा, 100 से कम होगा, 100 से अगर उसका मान क्या होगा आपके कम हो, तो वह विलियन क्या होगा, वह विलियन आपके अम्लीय होगा, विलियन अम्लीय होगा। ये ध्यान रखें आप। पहली बात क्या है, क्लोराइड प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान अगर 100 है और 100 है तो वो विलियन क्या होगा, वो विलियन दर्शाएगा आपके, विलियन की मात्रा होगी या तो उदासीन होगा या फिर वो हल्का क्षारीय होगा, पहली बात। और दूसरी बात है, अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान 100 से कम है तो वो विलियन क्या होगा आपके, अम्लीय होगा। क्या होगा, विलियन अम्लीय होगा। तो आगे बात समझते हैं प्रतिशत बेस संतृप्ति के बारे में कि कोलॉइड सतह के पहले तो किस तरीके से विनिमयशील भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम आयनों का अनुपात ही क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति। और प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान अगर 100 है तो वो विलियन उदासीन और क्षारीय। अपन ने यह भी बात की, मृदा अगर उदासीन है, मृदा उदासीन होगी तो वो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा उपजाऊ होगी। आगे बात समझें, उदासीन होगी तो वो क्या होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी, और अम्लीय होगी तो वो उपजाऊ क्या होगी, उसकी उपजाऊ क्षमता आपके कम रहेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय होगी तो वो उदासीनता आपके कम दर्शाएगी। अब इसके आगे अपन बात करें प्रतिशत बेस संतृप्ति के अलावा आपके अगला एसओपी है, मिटा तो ये तो कि 100 से कम होगी तो वो विलियन अम्लीय होगा, और 100 से ज़्यादा है या फिर बराबर 100 है तो वो विलियन क्या होगा आपके, 100 से बराबर है या ज़्यादा है तो वो विलियन होगा आपके क्षारीय या उदासीन। अब अपन इसके आगे बात करें जिसके अंदर कि मिसेल की संरचना है ना, इसी के आगे मिसेल मतलब क्या हो आपके, मिसेल की अगर बात करें अपन तो मिसेल हो जाएगा आपके मिसेल की प्रकृति। मिसेल की प्रकृति, नेचर ऑफ मिसेल।
पहले तो ये बताऊंगा कि मिश्रित क्या होता है ना। मिश्रित का मतलब हो गया आपके कि एक मृदा का पार्टिकल है, मृदा का ये जैसे कोई कण है, इसको अपन कह सकते हैं मिश्रण। आगे बात समझ, इसके ऊपर क्या है, अलग अलग प्रकार के कण अधिशोषित हो रखे हैं। आगे बात समझ। अब ये मिश्रण की प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करेगी, इसके ऊपर किस प्रकार के आयन अधिशोषित हुए हैं, मतलब इसकी प्रकृति निर्भर करेगी कि इस पर किस प्रकार के आयन अधिशोषित हुए हैं, उसी के आधार पर अपन इसकी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार के आयन अधिशोषित है। और सभी जो है उनका प्रतिशत संतृप्ति अगर समान है, फिर भी उनका क्या होता है, पीएच का मान सभी का क्या होता है आपके अलग अलग आता है। पीएच का मान क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मृदा का सभी का क्या होता है आपके अलग अलग होता है। पीएच का मान तो सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो विभिन्न स्थितियों में पीएच का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर ये मिश्र है अपन बात करें तो आगे क्लास में पीएच की प्रकृति किसके ऊपर, मिश्रण की प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करेगी, उसके ऊपर अधिशोषित आयनों के ऊपर निर्भर करेगी। अगली बात समझना, इसके ऊपर अधिशोषित आयनों के ऊपर क्या करेगी, पीएच की प्रकृति निर्भर करेगी। पीएच की प्रकृति निर्भर करने के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसका है, आपके अधिशोषित आयनों की। अगर इसके अंदर कौन से आयन आपके H+ आयन अधिशोषित होते हैं, एल्यूमिनियम आयन अधिशोषित होते हैं, है ना, जैसे सल्फेट आयन अधिशोषित होते हैं, है ना, तो ये सभी आयन किसको दर्शाते हैं आपके, कि वो मतलब क्या है, या फिर वो मिश्रण क्या है आपके, अम्लीय है। क्या है, अगर ये आयन अधिशोषित होते हैं तो वो मृदा का कण, या फिर अपन कह सकते हैं उसको मिश्रण, वो क्या है आपके अम्लीय है ना। उसके ऊपर अधिशोषित अगर H+ आयन है तो वो क्या होगा, अम्लीय है, और उसके पीएच का मान क्या होगा आपके कम होगा, है ना। अम्लीय का अभी अपन ने बात कर ली कि अम्लीय होता है तो उसका पीएच क्या होता है, कम होता है। अम्लीय सतह पर क्या होता है, पीएच का मान कम होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जैसे मृदा पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड अधिशोषित होते हैं तो उनके वियोजन की मात्रा अधिक होती है, और पीएच के इफेक्ट से इसकी तुलना में क्या होता है आपके अधिक होगा। आगे बात समझ में, ये आयन अगर मिश्रण की पर अधिशोषित होते हैं तो वो विलयन अम्लीय होगा और उसका पीएच का मान कम होगा। इसके अलावा अपन बात करें कि इसके ऊपर पहली बात आ गई, अगर अम्लीय को या एब्जॉर्ब या उत्सर्जित करता है तो वो आपके मिश्रण क्या होगा, आपके मिश्रण अम्लीय होगा। अब अपन बात करें इसकी आगे, तो जैसे इसके ऊपर आयन हो रहे हैं आपके कैल्शियम आयन, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा सोडियम आयन, इसके अलावा आपके पोटेशियम आयन। अगर ये आयन अधिशोषित हो रहे हैं इसके सतह से अधिशोषित होंगे तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आपकी प्रकृति कैसी होगी, आपके क्षारीय होगी। अगली बात समझ में, क्योंकि ये सभी किसको दर्शाते हैं, आपके क्षारीय। और पीएच का मान भी कितना हो जाएगा आपका, इनका ज़्यादा होगा, मतलब किससे 7 से मोर देन 7 से ज़्यादा होगा। तो मिश्रण की प्रकृति उसके ऊपर अधिशोषित मिश्रण की प्रकृति अधिशोषित आयनों पर निर्भर करती है, अधिशोषित आयनों पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में, मिश्रण की प्रकृति अधिशोषित आयनों पर निर्भर करती है, ये अपनी बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसके वियोजन की मात्रा भी क्या होती है, उसकी अलग अलग सतह पर पीएच का मान, इसके अलावा वियोजन किसे कहते हैं, टूटना, कणों के टूटने की प्रकृति भी उनके पीएच पर ही निर्भर करती है। और अलग अलग मृदाओं की वियोजन क्या होता है, आपके अलग अलग होता है, ये अपन ने बात की। इसके अलावा अब अपन बात करें जैसे सिलिकेट क्ले है, सिलिकेट क्ले, तो सिलिकेट क्ले मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्या होती है, सिलिकेट क्ले के अंदर क्या है, मॉन्ट मोरिल्लोनाइट और केओलिनाइट, मॉन्ट मोरिल्लोनाइट और केओलिनाइट। तो मॉन्ट मोरिल्लोनाइट की तो क्या होगी, आपके वियोजन की मात्रा भी क्या होगी अपेक्षाकृत इसकी तुलना में, इसकी वियोजन क्या होगा,
ज़्यादा होगा, वियोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, आपके केओलिनाइट से, है ना। तो वियोजन किसका ज़्यादा होगा, आपके नॉन केओलिनाइट का वियोजन ज़्यादा होगा। अगर अपन वो बात करें कि सिलिकेट 50% बेस संपत्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच का मान क्या होता है आपके, जैसे सिलिकेट क्ले के अंदर हम बात करें, सिलिकेट क्ले का पीएच, देखो 2-3 पॉइंट हैं जो एक क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, देखिए आप, मिशन की प्रकृति के अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है आपके इस चैप्टर में। एक नंबर के जो 12 क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये बन सकता है 50% बेस, 50% बेस संपत्ति पर क्या होता है, सिलिकेट क्ले का, तो सिलिकेट क्ले का तो पीएच कितना होता है आपके, 5.2 से 5.8 के मध्य होता है, ध्यान रखें आप, कितना होता है, 5.2 से 5.8 के मध्य। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, 50% बेस संपत्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच का मान कितना होता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपके हाइड्रस ऑक्साइड का, हाइड्रस ऑक्साइड, ध्यान रखें, हाइड्रस ऑक्साइड का पीएच आपके हो जाएगा कितना, हाइड्रस ऑक्साइड का पीएच हो जाएगा आपके 6 से लेकर 7 के मध्य। इसके अलावा आपके कार्बनिक क्लोराइड की बात करें अपन, कार्बनिक क्लोराइड का पीएच, कार्बनिक क्लोराइड का पीएच होता है इसके ऊपर 4.4 से 5 के मध्य। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें कि इसके ऊपर ये 50% बेस संतृप्ति है, तो उसका पीएच जो मैंने पहले भी बताया, प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, 100 से अगर कम होगी, 100 से कम होगी तो विलियन क्या होगा आपके, विलियन का हो चाहे मृदा का पीएच, मृदा का पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, ये अपन ने शुरू से बात कर ली। और अगर 100 से ज़्यादा है या 100 है तो उसका पीएच क्या होगा, 10 या फिर सारी होगा। तो आगे बात समझ में, यहाँ पर ये सभी क्या है, 7 से कम है पीएच, है ना, क्योंकि इसकी प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कितना है, 50। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट विषय की प्रकृति में से सिलिकेट क्ले का पीएच का मान 50% बेस संतृप्ति पर 5.2 से 5.8, हाइड्रस ऑक्साइड का पीएच का मान 6 से 7 के मध्य, और कार्बनिक क्लोराइड का पीएच का मान कितने, किसके ऊपर, 50% बेस संतृप्ति के मान के ऊपर इतना होता है। तो ये ध्यान रखें। अब इसके अलावा अपन बात करें कि मृदा के ऊपर क्या है, अधिशोषित भस्मों का प्रकार क्या है, वो अपन बात करते हैं। इसके अलावा आपकी मृदा के पीएच में परिवर्तन वो किस प्रकार चलता है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, किसके ऊपर है, आपके 50% बेस संपत्ति पर है इनके पीएच का मान। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें आप। इसके अलावा आपके बात करते हैं अपन, जिसके अंदर है आपके अधिशोषित भस्मों के प्रकार, अधिशोषित भस्मों के प्रकार। अधिशोषित भस्मों के प्रकार क्या है कि मृदा के पीएच को तुलनात्मक रूप से दर्शाते हैं। अगर मृदा के ऊपर अधिशोषित आयन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उनका पीएच क्या होता है, अधिक होता है। और इसी प्रकार अगर मृदा के अंदर क्या सोडियम आयन जुड़ जाता है तो उसका पीएच का मान क्या हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पीएच का मान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सोडियम अणु का मान। कि सोडियम के कारण जो आयन होता है, वो सोडियम का आयन क्या करता है, मृदा की प्रतिशत बेस संपत्ति क्या करता है, या फिर मृदा के पीएच को ज़्यादा आपके बढ़ाता है। जैसे देखो आपको बात करें अगर इसके अंदर, जैसे मृदा के अंदर क्या है आपके कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा पोटेशियम आयन, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आयन क्या करते हैं आपके मृदा के पीएच को बढ़ाते हैं या फिर क्षारीय करते हैं ना,
क्षारीय करते हैं, ये अपन को पता है। ये तीनों आयन क्या करते हैं, मृदा के पीएच को बढ़ाते हैं। लेकिन इन तीनों की जगह पर अगर अपन एक भी आयन जोड़ देते हैं, जैसे सोडियम आयन, तो ये सोडियम आयन इन तीनों की तुलना में, ये जो तीनों आयन है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, तीनों की तुलना में क्या करेगा, सोडियम आयन ज्यादा, सोडियम आयन इन तीनों की तुलना में क्या करेगा, सोडियम आयन कम मात्रा में ही पीएच के कम मात्रा में ही पीएच के मान को जल्दी बढ़ाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कम मात्रा में ही पीएच के मान को क्या कर देगा, ये जल्दी बढ़ा देगा। एक बात समझिए कि अगर पीएच की मात्रा अगर आपके पास में सोडियम आयन की इसकी मात्रा कम है, तो भी ये पीएच के मान इसकी इन तीनों की तुलना में क्या करेगा, आपको जल्दी बढ़ाएगा, मतलब पीएच जल्दी क्षारीय होगा। एक बात समझिए, पीएच लगभग 13 से 14 के बीच में हो जाएगा इसकी तुलना में, इसकी उपस्थिति में, सोडियम आयन की उपस्थिति में। तो डिसोसिएटिव प्लाज्मा के प्रकार के अंदर बात करें कि कैल्शियम आयन, ये आपको कौन सा आयन है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन ये आपके मैग्नीशियम आयन और वो आपके पोटेशियम आयन, इन तीनों की तुलना में कौन आपके सोडियम आयन भस्मों की जो क्या करता है, पीएच के मान को जल्दी बढ़ाता है और जल्दी क्या करता है, आपको क्षारीय करता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा कि मृदा के अंदर क्या है, जिनका पीएच का मान ज़्यादा है वो कौन से आयन है, एक तो आपके कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और सबसे ज़्यादा आपके ये सोडियम आयन, जो किसको है, विलयन को क्षारीय बनाने में महत्वपूर्ण, विलयन को क्षारीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ध्यान रखें आप। आगे बात समझें कि विलयन को क्षारीय बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रोल है, सोडियम का। ये अपन ने विलयन के भस्मों की बात कर ली थी। और अम्लीय बनाने में कौन से इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके, हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन। इस प्रकार से ये अब मृदा के विलयन को क्या करते हैं, आपके अम्लीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, आपकी आज की क्लास में अपन ने बात की, सबसे पहले तो बात की कि मृदा के विलयन को पीएच को बढ़ाने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपके सोडियम आयन, और कम करने में हाइड्रोजन आयन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे। इसके आगे अपन अधिशोषित मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि मृदा के पीएच से किस प्रकार से और कोई आयन है जो अधिशोषित होते हैं। ओके, गुड लक, धन्यवाद।